पहले हम आप लोगों को अपव्यय अवरोधन के विषय में बताए थे। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं और के अंतर्गत आप लोगों को अपव्यय अवरोधन की प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को किस तरह से रुकावट पड़ती है पढ़ाई में। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास में ही रुक जाते हैं, तो इससे उनका अपव्यय अवरोधन होता है, रुकावट हो जाती है, अव्यर्थ का धन व्यय होता है। इसके बाद हम आप लोगों को आज बताएंगे कि सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ कैसे आती है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ किस प्रकार उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे देश भारत में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण वो लोग अपनी सामाजिक जो परंपराएं उनके हैं उससे इतना जुड़े हुए हैं, उससे लोग ग्रसित हैं और उनके अंदर कई तरह की सामाजिक कुरीतियाँ पैदा हो जाती हैं। बिना पढ़े लिखे होने के कारण सामाजिक कुरीतियाँ उनके अंदर पैदा हो जाती है, जैसे इनके अंदर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और छुआछूत, विधवापन, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना आदि विभिन्न प्रकार की इसका शिक्षा पर प्रभाव, इन कुरीतियों को शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और इन कुरीतियों को मानने वाले लोग जो होते हैं वे शिक्षा के मार्ग में बाधक होते हैं। शिक्षा के मार्ग में वो लोग बाधक होते हैं और इसमें जो अनेक बालक बालिकाएं इसकी वजह से ही सामाजिक कुरीतियों की वजह से बहुत से बालक बालिकाएं हमारे समाज में अशिक्षित रह जाते हैं। इन सामाजिक कुरीतियों के सुधार करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने इसके लिए बहुत से सकारात्मक कार्य किए थे, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी परिवर्तन इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नहीं हो पाया था। इसमें तो पहले के बहुत से बड़े बड़े लोग किए, जैसे कि राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, महात्मा गांधी, इन लोगों ने ये हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी किए थे, स्त्री शिक्षा के लिए लोग किए, बाल विवाह के लिए, विधवा विवाह, छुआछूत के समाप्त के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए थे इन कुरीतियों को दूर करने के लिए। लेकिन तो इसको ये लोग दूर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता जो है वे शिक्षा के विकास में बहुत बाधा पहुंचती है। इससे अशिक्षा जो ये धार्मिक कट्टरता है, सामाजिक कुरीतियां हैं, इसको जो शिक्षा के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और इसको दूर करने के लिए, इसके समाधान के लिए हम लोग समाज में जो पिछड़ेपन है उसको दूर करना पड़ेगा। पहले उसके सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना पड़ेगा, धार्मिक कट्टरता को दूर करना होगा और राजनीतिक स्थिरता के द्वारा भी इसे दूर किया जा सकता है, तथा वर्ग भेद, लिंग भेद आदि की जो समस्याएं हैं उनको दूर करके ही इसको किया जा सकता है। इसके बाद इसमें जो आपका अगला पॉइंट है वह है भौगोलिक तथा प्राकृतिक कठिनाइयाँ। प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में भौगोलिक और प्राकृतिक की कठिनाइयों की वजह से भी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे कि हमारे भारत देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे बहुत से पहाड़, नदियाँ, मैदान तथा पठारी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की जो व्यवस्था होती है, पूरे क्षेत्र इतनी दूर तक फैले हैं कि सबकी व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाती है। और यहाँ की आबादी जो है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और यहाँ पे छोटे छोटे गाँवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत देश में करीब 8 लाख लोग जो हैं गाँव में रहते हैं। 8 लाख लोग गाँव में रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक गाँव में विद्यालय खोलना संभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए इन जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं और
ऐसे क्षेत्र हैं जो कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनकी जो जनसंख्याएं हैं बहुत दूर दूर तक छिटकी हुई है, एक जगह इकट्ठा नहीं है। लोग जगह जगह इन लोगों का गांव है, तो इतने हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए इनको इसमें ध्यान दिया। जो भौगोलिक प्राकृतिक कारण जो है हमारे प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके लिए एक करना चाहिए कि उनको अपने जो वहाँ पे है तो इनके गांव के अंदर सड़कों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और कम से कम इन लोगों के घर के 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, कि जहाँ से कई गांव के लोग वहाँ अगर जो अगल बगल हैं कि नज़दीक के घर वाले हैं बच्चे आके प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इनका जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और बालिकाओं को जो विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के पढ़ाई के लिए उनके लिए प्राथमिक स्तर के बाद इनको अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और उसके बाद इनको प्राथमिक स्तर पे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जाती है, कि ब्लैक बोर्ड योजना को प्राथमिक स्तर से बढ़ा के इसको उच्च माध्यमिक स्तर पे भी इसको उच्च प्राथमिक स्तर भी इस योजना को चलाया जाए, तो ये इसका है, इस कठिनाइयों को इससे तब छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद अगला हेडिंग आप लोगों का है भौगोलिक तथा प्राकृतिक कठिनाइयों के बाद अगली समस्या है हमारे प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त करने में कि धन का अभाव है। बहुत से लोग होते हैं कि जिनकी आय बहुत कम होती है, और क्योंकि यहाँ की जनसंख्या गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करने वाले भारत में ज़्यादातर लोग हैं, ये किसी तरह अपना पेट भर भोजन ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वे शिक्षा का वहन कैसे कर पाएंगे। तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं, उनसे मजदूरी करवाते हैं, और जिसके फसल कटवाते हैं, फसल को बोने के समय उनको खेती में लगवा देते हैं। तो ये सब बच्चे जो हैं विद्यालय में शिक्षा नहीं, इन कारणों से ये विद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पे बच्चों को क्या किया जाए कि उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, और राज्यों को अधिक धन दिया जाए, जिससे आर्थिक सहायता दिया जाए प्राथमिक शिक्षा देने के लिए, और सर्व शिक्षा अभियान की व्यवस्था किया जाए। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिल करके सर्व शिक्षा अभियान की व्यवस्था करें। जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं उनको विशेष रूप से सहायता दिया जाए, जो पिछड़े राज्य हैं, जिससे कि उनका पिछड़ापन दूर हो सके। और विद्यालयों में बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, निर्धन वर्ग के हैं, इनको शिक्षा के लिए मिड डे मील योजना का सही तरीके से इसको क्रियान्वयन किया जाए, तथा भोजन के लिए ही वे मजदूरी करते हैं, तो इसलिए वे विद्यालय में जा सकेंगे। मिड डे मील योजना का अगर व्यवस्था होगा तो उसके लिए वे विद्यालय में जाएंगे बच्चे। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों के बच्चे हैं, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों की आर्थिक सहायता करके सरकार ने जो योजना चलाई है, तोदय योजना, मनरेगा योजना, इन लोगों के लिए बहुत से योजनाएं चलाई हैं। ये ऐसी योजना है कि जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की सहायता करने के प्रयास किए हैं, और इसको जन जन तक पहुंचाने की भी, इन योजनाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। तथा इन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको निर्देश दिया है कि 1 अनुपात में निर्धन छात्रों को भी उन्हें विद्यालय में प्रवेश देना होगा। इस दिशा में सरकार को कोई ठोस कदम उठानी होगी। और इसके लिए गोखले ने कहा है धन की कमी के लिए कि सबकी शिक्षा के कि धन ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता उन्नति भी महत्वपूर्ण है।
उस पर बल तभी दिया जाना चाहिए जब निरक्षरता का अंत हो जाएगा, तभी इस पर बल दिया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। हमारे प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों का बहुत अभाव है। इसलिए जबकि प्राथमिक शिक्षा के में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए तो उसमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के बाद ही उनकी नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत में माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया था, जिसमें अध्यापकों की भारी कमी हुई। इसके कारण सरकार ने अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए उनसे कहा गया, लेकिन अभी तक भी इन लोगों की अध्यापकों, विद्यालयों और बच्चों की अपेक्षा इनकी संख्या कम है। वो चाहते थे कि योग्य और परिश्रमी व्यक्तियों की नियुक्ति हो, लेकिन इस तरह के जब व्यक्ति नहीं मिल पाते थे तो इनकी अभी तक कुछ लोग अध्यापकों को और इसलिए भी कमी हो जाती है कि बहुत से जो शिक्षक होते हैं बीच में छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपना ऐसे शिक्षक भी हैं कि जो कि रिटायर्ड हो गए, और कुछ तो बीच में भी छोड़ के गांव में नहीं जाना चाहते। कुछ शिक्षक हैं कि गांव ऐसी जगह पे है, तो इसलिए शिक्षकों का भाई एक सर्वेक्षण हुआ था कि जिसके अनुसार कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का अनुपात 2.6 था, लेकिन फिर भी लोग गांव में नहीं जाना चाहते। जो तो ऐसे वहाँ पे जो गांव में लोग रहते हैं उन्हीं को गांव में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और इनके शिक्षकों को वेतन जो में वृद्धि करना चाहिए, जिससे कि ये अपना विद्यालय में जाके अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे पुरुषों स्त्रियों की नियुक्ति करना चाहिए जो कि उसी क्षेत्र के निवासी हों, और अध्यापकों को जो रिक्त पद है उसमें उनको शीघ्रता से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति करनी, प्रशिक्षित अध्यापक जो हैं उन्हीं को नियुक्ति करनी चाहिए। और जो राज्य सरकार है उनको अध्यापकों की नियुक्ति करके प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव इस तरह से दूर किया जा सकता है। उसके बाद उपयुक्त शिक्षण विधियों का अभाव, जो उपयुक्त शिक्षण विधियां नहीं है आजकल बच्चों को पढ़ा, जो प्राथमिक शिक्षा में प्राचीन काल से ही जो पद्धति चली आ रही है कि रटने वाली बच्चों को, कि उनको गुरुजी अपना पढ़ा के रटा देते हैं, तो रटने वाली उसी पर जोर दिया जाता है। जब बच्चे रट के नहीं सुनाते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, उनको भयभीत किया जाता है, तथा उनको मानसिक शारीरिक दंड दिया जाता है बच्चों को। ऐसे उनको शिक्षा में कोई रुचिकर नहीं लगती है और वे विद्यालय में जाना नहीं चाहते हैं। दंड से और छोटे बच्चे और डर जाते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। अब से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है, तथा और गांव में तो अध्यापक भी ऐसा आचरण करते हैं जिससे भी बालकों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। उपयुक्त इसके लिए उनको करना चाहिए कि बालकों को खेल विषय पढ़ाया जाए, जो शैक्षिक उपकरण है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, तथा उनको जो प्राचीन तरीका है रटने वाली उसको छोड़ करके उनको नई बालक को केंद्रीय शिक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए, और शिक्षकों को स्वचिंतन करके स्वयं से सीखने के सिद्धांत पे अपनाना चाहिए। तो बालकों को इस क्रियाकलाप पाठ्यसागामी क्रियाओं की सहायता से भी उनको शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए, जो कि उनको रुचिकर हो, जिसको वो ग्रहण करें। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों में प्राचीन परंपरा को नहीं अपना, उसको छोड़ करके रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर आधुनिक परंपराओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विद्यालयों का अभाव है। किन विद्यालयों का अभाव है कि
कहा गया कि सरकार को चाहिए कि वो प्राथमिक और नए नए विद्यालयों की स्थापना करें, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों का जो जनसंख्या इस समय की है उसकी अपेक्षा यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों की अभाव है, जिससे कि सबको सार्वभौमिक रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए, विद्यालय अगर ज़्यादा रहेंगे तो। और क्योंकि लेकिन तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में है, इसमें विद्यालयों की स्थापना करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इतने उन सब क्षेत्रों में बहुत दूर दूर लोग बसे रहते हैं जा करके। इसी कारण जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है उसका जो सार्वभौमिक लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए कम से कम 300 की जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उस आबादी के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलने चाहिए। सरकार की ये नीति है। और इसके लिए विद्यालय खोलने के लिए भी और समस्या कि इसके भवन का अभाव है, जिसके कारण कि अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं हो पाता है इसमें। और विद्यालयों में पहले के जो विद्यालय हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि मंदिरों, धर्मशालाओं, टेंट, छप्पर, मैदानों में चलाए जाते हैं, जिनके पास की भवन नहीं है और किराए के हैं, उनकी दशा अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। ऐसे विद्यालय बालकों को शिक्षा की ओर अपना आकृष्ट नहीं कर पाते, उनको विद्यालय में रोक नहीं पाते। इसके लिए सरकार को चाहिए कि विद्यालयों की उचित व्यवस्था की जाए अच्छे से, कि जिससे बच्चों का मन विद्यालय में लगे। वातावरण को अनुकूल वातावरण के अनुसार ही विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाए और बच्चों को विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय व्यक्ति जो हैं, दानदाता जो दान देते हैं, विद्यालय जो धर्म संस्थाएं हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए उसको सहायता देने के लिए। और इनके लिए और बहुत सी योजनाएं चलाई गई, जिनमें कि विद्यालय में पढ़ाई के घंटों का समायोजन सम्मिलित किया जाए, जिसमें बच्चों को उनके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। और जो औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा है, ये जो शिक्षा की व्यवस्था, जो बच्चे काम करते हैं, किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को गैर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके द्वारा उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया जाए, उनको पोशाक दिया जाए, विद्यालय को पोशाक दिया जाए तथा शिक्षण सामग्री की मुक्त व्यवस्था हो, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था किया जाए बच्चों को, जिससे कि वे अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय में आके शिक्षा ग्रहण कर सके। और इसके विषय में, प्राथमिक शिक्षा के विषय में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा था कि इसको प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 बड़े कमरे होने चाहिए, जो प्रत्येक मौसम के अनुसार उपयोगी हो। और इन्होंने ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कहे थे कि इनके लिए आवश्यक खिलौने प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, नक्शे होने चाहिए, चार्ट, अन्य शिक्षण सामग्री भी आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में होने चाहिए बच्चों की सुविधा के लिए। और कहे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों से का प्रथम प्रयोग विद्यालय भवनों के निर्माण में, प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण में लगाना चाहिए, जो का है इसका धन। उसके बाद भाषा नीति की समस्या के विषय में कहे थे कि इन लोगों की भाषाएं कैसी होगी। तो कहा गया था कि जो क्षेत्र की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दिया जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे उनको भाषाओं को समझ सकें। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए कहा गया था कि बालिकाओं की शिक्षा की ये समस्या है कि बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे देश में, जो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा की बहुत, क्योंकि इनका अलग से विद्यालय नहीं है बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इससे कुछ लोग विरोध, इसके कारण जो बच्चियां हैं विद्यालय में नहीं जा पाती हैं। तब बालिकाओं की शिक्षा के लिए इनके लिए अलग से बालिका विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।
और कुछ तो माँ बाप होते हैं कि जो अभिभावक होते हैं वो निरक्षर होते हैं। निरक्षरता के कारण असामाजिक कुरीतियाँ उनके अंदर रहती है, पर्दा प्रथा रहती, बाल विवाह, सहशिक्षा या मिश्रित विद्यालयों में लड़कियों को व लड़कों के साथ पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए की शिक्षा के लिए परंपरागत विद्वेष और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जनसाधारण को शिक्षित करना जी, कि सभी को जब शिक्षित होंगे तो उनका विचार अच्छा होगा, फिर विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चियों को भेजेंगे। और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला जाए। और कहा गया कि 11 से 13 वर्ष की बालिकाओं को अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला के शिक्षा जो निरक्षरता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। बालिकाओं को पाठ्य सामग्री, पुस्तकें, लेखन सामग्री ये सब निःशुल्क प्रदान किया जाए, जिससे कि वो आके शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा ग्रहण करने में उनको किसी प्रकार की असुविधाएं न प्राप्त हो। अगला पॉइंट था आप लोगों का कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा की समस्याएं, कि अनुसूचित जाति के और जनजाति के जो लोग हैं इनकी शिक्षा की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इनकी शिक्षा जो है तो ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रसार के लिए अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जातियों में जो हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से बहुत से वंचित हैं। तो इनको शिक्षा की इनकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि इनमें भी साक्षरता बहुत कम है, उसमें भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ये लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से इतने ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। तो इनके लिए सरकार ने सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा के प्रसार के लिए आश्रम पद्धति शिक्षा की व्यवस्था किया गया, विद्यालय खोले हैं। और इन विद्यालयों में उनके बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं दी गई है कि बच्चे वहाँ पे रह के, आवासीय विद्यालय है कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था वहाँ रहें, उनको कपड़े भी, वस्त्र भी दिए जाएंगे, पठन पाठन लेखन की सामग्री निःशुल्क दी जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं इनको सरकार ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग शिक्षित हों। इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं इनको निःशुल्क दी है, लेकिन ये लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसके समस्याओं के समाधान के लिए इनको चाहिए कि उधर अनुसूचित जाति के बच्चे जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ लोग पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं जाते हैं, तो जो शिक्षक वहाँ अध्यापन कार्य करके लिए नियुक्त हों उनके लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाए। और इनको शिक्षकों को जनजातियों की भाषा और उनकी संस्कृति से परिचित होना अनिवार्य होना चाहिए। और विद्यालयों के कार्यक्रमों में जनजातियों के जीवन के अनुकूल ही निर्मित किए जाने चाहिए जो विद्यालय के कार्यक्रम हैं। और जहाँ पे दिन में चलाए वाले विद्यालय नहीं हैं जनजातीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे आश्रित विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। तो इससे इनकी समस्याएं, जनजातीय अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है मूल्यांकन की समस्या। प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें मूल्यांकन की भी बड़ी समस्या है, क्योंकि मूल्यांकन प्राथमिक स्तर के छात्रों का जो मूल्यांकन होता है वो परंपरागत विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा उससे बालकों के विकास के समस्त पहलुओं का मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं से संभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए मूल्यांकन की जो पद्धति है उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह वैज्ञानिक विधियाँ वैध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। मूल्यांकन की पद्धति जो है इसके सुधार के लिए कहा गया था कि इसमें प्राथमिक स्तर के अंत में
एक वाह परीक्षा होनी चाहिए, बाहरी परीक्षाएं करवानी चाहिए। अब प्रतिभा का पहचान उनके मेरिट्स जो है छात्रवृत्तियों को देने के उद्देश्य से, छात्रवृत्ति देने के लिए उनके अलग से परीक्षाएं करवानी चाहिए बच्चों को। और ये मूल्यांकन करते समय इनको ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अपना कि छात्रवृत्ति क्या दे, हाँ, परीक्षाओं के आयोजन में, जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके आयोजन में सुधार करवाना चाहिए तथा जो रटाई पर जोर दिया जाता है इसको हटा देना चाहिए था। अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करना चाहिए, ग्रेड देना चाहिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पे भी। ये सब सुधार करने के बाद इनकी मूल्यांकन की पद्धति में सुधार हो सकता है। ये इसकी समस्याएं थी। अब आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा में के अंतर्गत हमने उसकी क्या समस्याएं थी उसके विषय में पढ़ाई आपको लोगों का पूरा हो गया है। और इसके आगे का फिर अगले दिन बताया जाएगा।